आपसे आगाज करती हूँ इरफान, क्या कहेंगे जिस तरह से हमने क्लीन स्वीप किया है और जिस तरह से हमें अपनी पूरी टीम वर्क करती हुई दिखाई दी है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं तो कहूंगा पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। एक सुपर संडे बड़े टाइम के बाद देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मंथ जब एशिया कप हो रहा था तो 3 संडे में 3 दफा पाकिस्तान भारत से हारा, और इस संडे को हमें 2-3 तरह की खुशियां मिली। पहला तो जिस तरह जिक्र आप कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया, दैट इज समहाउ रिटन ऑन द वॉल। जिस तरह पाकिस्तान पहले 2 मैच जीता था, एक्सपेक्टेड यही था कि पाकिस्तान अच्छा करेगा और मैच जीतेगा। अच्छी चीज यही थी कि आपने नए बच्चों को चांस दिया, खासतौर पे जिस तरह फैसल अकरम की मैं बात करूंगा, बड़े अरसे से मैं इसको बैक कर रहा था, मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि इसको टीम में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म जो रिस्ट स्पिनर है उसकी अलग यूनिकनेस होती है। और जब वो आए और उन्होंने शानदार स्पेल किया, 2 आउट भी किए, 1-2 शायद विकेट और ले सकते थे बट थोड़ा अनलकी रहे, बट बहुत जबरदस्त वो खेले। इसी तरह दूसरे मैच जो था शायद उस पर ज्यादा नजरें थी सबकी, क्योंकि हम रिसेंट पास में इंडिया से बहुत हारे हैं। और जैसा राइजिंग स्टार एशिया कप की बात आप कर रहे थे, उसमें जो खास तौर पे हमें माज सदाकत की बात करनी पड़ेगी। ये लड़का 1 साल से जब भी क्रिकेट खेल रहा है, चाहे शहीन की तरफ से खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, एक ऐसा लड़का है जो बता रहा है कि मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेलनी है। जब हम बात करते हैं दुनिया इधर ऑपरेट कर रही है जी, हमारे लड़के उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं करे, और जो आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस दी, बैटिंग में उसने टोटल 1 साइडेड अफेयर कर दिया। पहले भारत को 136 पे ऑल आउट किया और फिर आपने मेयर 13 ओवर्स के अंदर टारगेट को अचीव किया। तो ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी खुशाइन चीज थी। तो पाकिस्तानी फैंस को बड़े अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कि शायद कोई 1 साल के बाद इस तरह की खुशी देखने को मिली जिसको पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा था। खासतौर पर दूसरी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है, तो पाकिस्तान के लिए काफी कुछ अच्छा था। हमारे नेबर्स के लिए एक बहुत बुरा दिन, इनसे भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी वो टेस्ट मैच हारे, अपनी होम सॉइल पे हारे, और जैसी वो पिच बना के वो खेल रहे थे, तो मेरा ख्याल है उनके लिए काफी एक सैड और डिसअपॉइंटिंग डे। ये वैसे एक चीज हमें ना लेसन भी देती है कि जब वो जीते हैं तो वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ऐसा वो सेलिब्रेशन करते हैं। मैं एशिया कप के दौरान उधर ही था दुबई में, तो इवन उनके जर्नलिस्ट भी ऐसा बुरा रिएक्ट करते थे कि हमें शर्मिंदगी होती थी कि ये कैसे कर रहे हैं। तो ये इस चीज का एक मकसद है, आपको ये स्पोर्ट्स बताती है कि यह साथी काम है, रुलाती ज्यादा है। ये क्रिकेटर के लिए भी यही बात बोली जाती है, आम फैंस के लिए भी ये मेरा ख्याल है ये माइंड में चीज रखनी चाहिए। नहीं, लेकिन तो ये पाकिस्तानी लोगों के लिए हम तो बहुत रो चुके हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है रुलाने की बारी है, हमारे आसाब मजबूत हो चुके हैं। सलीमी साहब आप बताइए। आदी हो चुके हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल आदी हो चुके हैं। सलीमी साहब, ये दोनों फतवात को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सच्ची बात तो ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपके लिए खुशियों का पैगाम लाया हूँ, मौसम बहार की जो रंगीनियाँ हैं, दिल रुबाइयाँ, दिल कुशाइयाँ, दिल अवेजियाँ और खुशखबरियाँ लाया हूँ। खुशखबरी भी 1 नहीं है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 खुशखबरियाँ, 7 खुशखबरियाँ हैं। और इंडिया के लिए जहां हमारे पास 7 खुशखबरियां हैं, इंडिया के लिए 4 बुरी खबरें। अच्छा, अब जरा बता दे जल्दी से। जी बिल्कुल, उसमें 11 ही हो गए, टोटल 11 हो गए जी, टीम बन गई पूरी, जो ना खुशियों, अच्छी खबरों की और बुरी खबरों की पूरी एक टीम बन गई है। अच्छी खबरें ये है कि शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान मुसलसल जो है दूसरी दफा वनडे सीरीज जीता है। श्रीलंका के खिलाफ हमने क्लीन स्वीप किया है और ये तीसरी दफा ऐसा हुआ है। पहली दफा हमने श्रीलंका के खिलाफ 1985 में किया था, दूसरी दफा हमने 2017 में किया था, और अब तीसरी बार हम श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो इनकी कारकर्दगी में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इन दोनों ने साबित किया है कि सीनियर का कोई मुतबादल नहीं होता। और जिस तरीके से रिजवान ने कल 50 की है और अपना 100वां मैच मुकम्मल किया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जब रिजवान ने अपना 50वां मैच खेला था उस वक्त भी उसने 50 की थी, और ये जो 100वें मैच में भी वो 50 करने में कामयाब रहा है। इससे पहले क्वेश्चन मार्क था। 2.5 साल के बाद बाबर आजम उन्होंने भरपूर इनिंग्स खेली और सेंचुरी मुकम्मल की। इसका मतलब है कल भी आपने देखा होगा कि जब ये दोनों प्लेयर्स फखर जमान के बाद जो दोनों प्लेयर डट गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान बड़ा आसानी के साथ ये मैच जीता है। और जो संदूर इंडिया का क्रिकेट का संदूर ऑपरेशन जो 2 था वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। जिस तरीके से मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB, मैं समझता हूँ कि हकीकी मायनों में पाकिस्तान क्रिकेट फैन के ये मोहसिन है। जिस तरीके से 8 प्लेयर वापस जाना चाह रहे थे और इन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी का सहारा लिया, फील्ड मार्शल
हाफिज आसिम मुनीर, उनकी भी कोशिशें मैं उनको सल्यूट करता हूं। काविशों से ये सब कुछ ये बहाल हुआ और खासतौर पर जो हमने जिस तरह से टीम को रोका और उसके बाद फिर परफॉर्मेंस दिखाई हमारी टीम ने, तो मजा दुबाला हो गया इसका। इरफान अभी जिक्र कर रहे थे सलीमी साहब बाबर रिजवान की परफॉर्मेंस का, पहले जरा बाबर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बाबर की सेंचुरी की बात करते हैं। आखिरकार किंग बाबर आजम ने सेंचुरी की और कितने लंबे अरसे के बाद शायकीन को खुश किया। देखिए ऑब्वियसली ये 83 मैचेस के बाद इनकी सेंचुरी आई है। विराट कोहली की भी एग्जैक्टली 83 मैचेस के बाद आई थी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि बाबर के 807 दिन ऑलमोस्ट समहाउ बनते हैं। विराट कोहली पे इसलिए क्रिटिसाइज ज्यादा नहीं हुआ कि विराट कोहली की तरफ से मैच विनिंग इनिंग्स बहुत ज्यादा थी। दूसरा, विराट कोहली जब बुरा भी कर रहा था, तो बुरा इन अ वे के सेंचुरी नहीं आ रही थी, बट वो 70-80 कंटिन्यूसली कर रहा था और उनकी टीम फिर भी जीत रही थी। पाकिस्तान का ज्यादा प्रॉब्लम ये हुआ कि लास्ट 2 ईयर्स में एक तो हम हारे बहुत ज्यादा, दूसरा बाबर की तरफ से सेंचुरी नहीं आई और एक ही वाइट प्लेयर था जो कंटिन्यूसली रन भी कर रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब इस सीरीज में अगर बाबर की परफॉर्मेंस हम देखते हैं तो मुझे शायद अभी भी उस तरह वो प्रॉपर निक में नजर नहीं आया। एक सेंचुरी तो आई बट वो ड्यू थी उस टाइम काफी। और उनके कॉन्फिडेंस के लिए तो ये बहुत खुशाइन चीज है कि बाबर की एक मेंटल एक ब्लॉक था कि सेंचुरी मेरे से नहीं हो पा रही, वो सारी चीजें ये है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा मिसना और अली कंसर्न इसमें ये है, वो ये है कि बाबर एक तरह आउट होते जा रहे हैं। क्रिकेट में आप ये हमेशा कहा जाता है कि जब आप डिफरेंट तरीकों से आउट होते हैं तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली किसी बैटर को आउट होने के लिए एक बॉल चाहिए। बाबर का जो मसला है वो अंदर वाली बॉल है। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है तो वो थोड़ा सा बॉल को आर्म बॉल करता है, अंदर लाता है, बाबर आउट हो जाते हैं। लेग ब्रेक बॉलर आता है, वो गुगली करता है, बाबर से रीड नहीं होती। तो ये इतना टॉप नॉच का प्लेयर जो 3 साल ओडीआई में नंबर 1 रहा है, 2 साल T20 में रहा है, दुनिया में T20 में हाईएस्ट रन गर्द कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले वो प्लेयर बन चुके हैं। तो एक इतना प्री एविडेंट किस्म का उनका प्रॉब्लम क्यों हल नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा कंसर्न मेरी नजर में। अच्छा इरफान, एक आप होता है कि आप बेसिक पे ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले या सईद अनवर के साथ जो है रिकॉर्ड बराबर करने वाले हैं, 20 सेंचुरीज बराबर कर चुके हैं, बट ऑब्वियसली एक लंबा कैरियर पड़ा, अभी जस्ट इन्होंने 136 मैचेस के अंदर। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि आप ही से मेरा सवाल है कि ये जो होम ग्राउंड का एडवांटेज था और बाबर अपने होम ग्राउंड पर स्कोर करने के लिए पहले भी जाने जाते थे, इसका एज कितना मिला उनको? देखिए 2 चीजें हैं। जिस तरह आपने होम एडवांटेज की बात की, वो ऑब्वियसली आपको मिलता है, आप इन कंडीशन से एक्विंटस होते हैं, आप बहुत ज्यादा खेले हैं, क्लेमेटाइज होते हैं कंडीशन से। दूसरा, सेकंड बैटिंग करना बहुत कन्वीनियंट हो जाती है इस वेदर के अंदर, क्योंकि आपको पता है लेट अक्टूबर में और अर्ली नवंबर में ड्यू फैक्टर बहुत आता है और हमने देखा कि 8-9 बजे के बाद ड्यू आना शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान ने इसीलिए लास्ट 2 मैचेस में जैसे ही टॉस जीता तो उन्होंने बैटिंग को ऑप्ट किया। सरप्राइजिंगली पहले मैच में नहीं किया, वो एक अजीब चीज नजर आई। तो ये पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंट हो गया बैटर्स के लिहाज से। लेकिन जो मैं पहले बात कर रहा था कि बाबर को जो एक तरह से आउट होने वाला मसला है, और ये अभी से नहीं है, ये लास्ट 2.5-3 साल से ये चल रहा है। और इसमें अगर आप इनके डिस्मिसल देखें तो 90% आपको स्टैट्स बताएंगे कि बाबर एक तरह आउट हुए हैं। तो ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये लम्हा फिक्री है, ये नहीं हो रहा। हाँ, इस पर काम होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, कोचेस को भी करना चाहिए, बाबर को खुद भी करना चाहिए। होता क्या है, हमने बड़े जब लैंडिज को देखा है तो वो क्या करते हैं, 8-10 बच्चे लेके उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ये आई एम श्योर बाबर कर रहे होंगे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा, तो ऑपोजिशन आपको कहीं बड़ा रन करने नहीं देगी, बड़ी इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है सलीमी साहब, मोहम्मद वसीम जूनियर के बारे में आप क्या कहेंगे? कल की उनकी परफॉर्मेंस, बड़े अरसे से उनको टीम से बाहर रखा गया, कल की परफॉर्मेंस के बाद आपको लगता है कि मुस्तकिल तौर पर टीम का हिस्सा बना देना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीरीज चूँकि पाकिस्तान जीत चुका था, कल पाकिस्तान ने 3 चेंजेस की, जिसमें वसीम जूनियर ने 3 विकेटें लेकर साबित किया कि हाँ उसका जो इंतखाब, जो सिलेक्शन कमेटी है और जो टीम मैनेजमेंट है, उसने जो उस पर इत्मीनान किया है वो उस पर पूरा उतरे हैं। और अगर मुस्तकबिल में भी इनको चांस दिया जाता है, कल जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है और क्रूशल मौके पे उन्होंने जो विकेटें हासिल की हैं, तो आगे भी इनको मुसलसल तवातर के साथ मौके मिलते रहने चाहिए। अगर इनको 2-3 सीरीज़ मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा इजाफा हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि चूँकि ये एक प्रेपरेशन हो रही है 2027 का जो वर्ल्ड कप है, तो जब तक आप जूनियर और सीनियर का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, टीम अच्छी नहीं बनेगी। तो ये तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप एक्सपेरिमेंट करें। कल आपने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा डिसीजन टीम मैनेजमेंट ने लिया कि
सीरीज जीतने के बाद नए प्लेयर भी आए, हसीबुल्ला के अलावा बाकी दोनों जो प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो इनको इस तरीके से मैं समझता हूँ कि बार बार जो है वो मौके मिलते रहने चाहिए। और आगे तो जो है सलीमी साहब मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं फिर बाबर और रिजवान का टीम में? आज मैं समझता हूँ कि अभी ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये देख लें कि जब बाबर और रिजवान क्रीज पर खड़े होते हैं पाकिस्तान टीम काफ़ी बेहतर पोजीशन में आती है और यही पोजीशन जो है आगे पाकिस्तान की जो विनिंग है उसका सबब भी बनती है। ये माजी में थोड़ा सा जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर है और इन पे तनकीद होती रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये दिल बर्दाश्ता थे और इनसे परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, लेकिन अब इनकी फॉर्म में वापसी आई है। इनको इत्मीनान दिया जाना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुम टीम के सीनियर प्लेयर हो और बेहतरीन, यानी वो तो कैप्टन ने भी कर दिया है, उन्होंने कहा कि जी ये बैकबोन ऑफ द टीम है, तो फिर तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता है और खासतौर पे खुद जब आपने अच्छा परफॉर्म किया होता है तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं और होता है। अच्छा इरफान बताइएगा, जो कॉम्बिनेशन अभी हमारा चल रहा है क्या आपके ख्याल में इसी को बरकरार रखा जाना चाहिए आगे T20 के लिए भी और हमारा जो सीरीज है हमारी ट्रायंगुलर सीरीज है उसके लिए, और क्या आपको लगता है कि इसी कॉम्बिनेशन को बरकरार रखा जाना चाहिए या कहीं कुछ तब्दीलियां की जानी चाहिए? देखिए मेरा तो ख्याल ये कि ये हम ओडीआई की लहदा कंपैरिजन में बात करें, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा T20 पे होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जस्ट आफ्टर 4 मंथ T20 वर्ल्ड कप है इन फरवरी, तो हमारा ओडीआई से कोई इतना ज्यादा अभी कंसर्न है नहीं है। 2027 में वर्ल्ड कप है तो सारी प्रिपरेशन जो है वो T20 के लिहाज से देखनी चाहिए। उसमें जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, माज सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जिसको आपको फौरन से टीम में इंडक्ट करना चाहिए। हम करते क्या है, कई दफा किसी लड़के को बहुत अर्ली भी ले आते हैं और कई दफा कोई ऐसा प्लेयर जरूर होता है जिसने तमाम बॉक्सेस को टिक किया होता है और उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती। माज सदाकत एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग भी बड़ी शानदार कर रहा है, बॉलर भी बड़ा जबरदस्त है और फील्डर भी बड़ा तगड़ा है। रिप्लेसमेंट किसकी है? माज सदाकत रिप्लेसमेंट किसकी होगी हमारी कौमी टीम में? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत एक शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब बैटिंग देखते हैं तो फखर भी अभी T20 में नहीं खेले। ये मेरा ख्याल है हसन नवाज की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अच्छा। हसन नवाज को काफी चांस दिया, हसन नवाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे रजिस्टर्डली। मैं ये भी नहीं कहता कि उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। आपका 15 का स्क्वाड है, प्लेइंग 11 तो नहीं आप बना रहे ना, प्लेइंग 11 तो बाद में बनानी है, बट ये डायरेक्टली आपके स्क्वाड में आता है। तो जब आप एक बैटर की बात करते हैं तो आप इसको जरूर डालें। इसी तरह जो बॉलिंग में आप पहले वसीम जूनियर की बात कर रहे थे, ये बेचारा 15 मैचेस में पहले बाहर बैठा रहा है, इसको नहीं खिलाया गया। जो हमारे कोच की एक चीज मुझे थोड़ी सी उनसे इख्तलाफ है, वो प्री डिटरमिन्ड माइंडसेट के साथ आते हैं। जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको याद होगा वो पहले ही प्लान कर लेते हैं कि मैंने इसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना। हमेशा फोर्सेस फॉर कोर्सेज होता है, आप पहले पिच को देखते हैं फिर ऑपोजिशन को देखते हैं। और बॉलिंग में हमने देखा कि कई दफा ब्रार को नहीं खिलाया गया, जिस मैच में खिलाया गया ब्रार आपका मैच विनर है। तो स्पिनर को कई दफा बाहर बिठाने की लॉजिक समझ नहीं आती ना। फास्ट बॉलर की समझ आती है कि आप रोटेशन पॉलिसी को ऑप्ट कर रहे हैं और फास्ट बॉलर को कभी खिला रहे हैं कभी रेस्ट दे रहे हैं, बट स्पिनर को भी अगर आप बार बार रेस्ट दे रहे हैं। इसी तरह फैसल अकरम ने अब अच्छा किया है, इसको प्लेइंग 11 का पार्ट होना चाहिए, इसको तमाम फॉर्मेट के लिए आप कंसीडर करें। तो ये कोई 2-3 चेंजिंग ऐसी हैं जिनको आप करके पाकिस्तान एक बड़ा सॉलिड अपना पूरा कॉम्बिनेशन बना सकता है और आपके पास चांस है। अभी आप घर में खेल रहे हैं T20 सीरीज। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सलीमी साहब, आपका क्या ख्याल है, आप मुत्तफिक हैं जिस तरीके से इरफान कह रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो यंग प्लेयर जो तमाम बॉक्सेस को टिक कर चुका हो उसका टीम में फिर उसकी शमूलियत नागुज़ीर हो जाती है, तो आपको लगता है कि माज के बारे में आपका भी यही ख्याल है जो इरफान का है? जी बिल्कुल, मैं 100% एग्री करता हूँ चौधरी इरफान साहब से। माज सदाकत ने कल जिस तरीके से जो इंडियन बॉलर उनकी धुलाई की है, ठीक है, इससे पहले उन्होंने बॉलिंग करके 2 विकेटें भी ली हैं। ये मैं समझता हूँ कि जब शाहिद खान अफरीदी अंडर 19 खेल रहे थे, ठीक है, और उनको कौमी टीम में लेके आया गया था, पहले मैच में वो थोड़ा सा नाकाम हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 13 सेंचुरी बना दी और पाकिस्तान टीम के लिए लाजुम मलजूम हो गए। इसलिए इस तरह का जो टैलेंट होता है उनको ज़ाया करने के बजाय फौरी तौर पे अप्लाई कर देना चाहिए। साबिती तौर पे वो बड़ा मजबूत प्लेयर है। कल भी अगर आप उसकी इनिंग्स देखें और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो कुछ करना चाहता है, ये राइट टाइम है। बिल्कुल चौधरी इरफान साहब ने जो कहा है कि इनको टीम में, और आगे हमारे पास तकरीबन 3-4 माह हैं वर्ल्ड कप, इसमें हम थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अभी ये जो हमारी जो कल से जो सीरीज शुरू हो रही है, पाकिस्तान का जो पहला मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो इसमें भी थोड़ा सा नए एक्सपेरिमेंट किए जाने चाहिए ताकि जब हम वर्ल्ड कप के लिए हतमी जो
स्क्वाड बनाए तो हमें पता चलना चाहिए कि ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा प्लेयर नहीं है, कौन सी जो है ना प्लेइंग 11 होनी चाहिए, कौन सा हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए, मिडिल में कौन सा होना चाहिए, ऑलराउंडर हमारे पास कौन से जब आप इसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलीमी साहब, इरफान साहब का तज्जिया किया आपने इस सारी सूरत हाल पर, क्रिकेट पर, और हम उम्मीद करते हैं जो ट्रायंगुलर सीरीज है उसमें ये जो मोमेंटम पाकिस्तान टीम का बना हुआ है ये बना रहे और हम इसी तरह से फतुहात समेटते रहें। ब्रेक पर जाएंगे।